जैसे अगर किसी भी मर्द को अचानक से बहुत ही ज़्यादा यूरिन पास करने की अर्ज हो रही है, पहले वो दिन में 7-8 बार यूरिन पास करने जाते थे, अब उनकी टेंडेंसी इतनी बढ़ गई है कि वो 14-15 बार जा रहे हैं, हर थोड़ी देर पर जा रहे हैं। जी हाँ, अगर हमारी उम्र उस कैटेगरी में आती है कि 50 साल से ऊपर है तो एक साइन ये हो सकता है। यूरिन का जो फ्लो स्ट्रीम है, अगर वो बहुत ज़्यादा पतली होने लगे, जैसे कहते हैं कि धार पतली हो गई अगर आपके यूरिन की, तो क्या ये एक इशारा है कि हाँ प्रोस्टेट बढ़ रहा है? डेफिनेटली धार कमजोर होना सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है प्रोस्टेट प्रॉब्लम का। यूरिन पास करते समय बहुत ज़्यादा दर्द हो या बर्निंग सेंसेशन, जैसे कहते हैं जलन हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो ये भी है एक साइन? देखिए, नॉर्मली जो प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट में दर्द नहीं होना चाहिए। दर्द अगर हो रहा है तो हमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का संकेत देता है। अच्छा। हमें उसमें यूरिन टेस्ट करा के इन्फेक्शन को रूल आउट करना चाहिए। और कभी कभी क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस, क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है प्रोस्टेट का, वो भी ऐसा सिम्टम्स पैदा कर सकता है। या कई लोगों के साथ ये भी समस्या होती है कि यूरिन में उनके खून आने लगता है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो ये एक इशारा हो सकता है कि शायद प्रोस्टेट अब हद से ज़्यादा बढ़ गया है। यूरिन में खून आना बिल्कुल एक अलार्मिंग साइन है। इसमें हमें किडनी से लेके ब्लैडर तक सारी चीज़ें रूल आउट करनी पड़ती हैं। प्रोस्टेट अगर बहुत बड़ा हो और ज़ोर लगाना पड़ रहा हो मरीज को, तो प्रोस्टेट के ऊपर की जो वेसल्स हैं, उसकी जो नसें हैं, वो कई बार फूट जाती हैं और उससे ब्लीडिंग हो सकता है। एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ है तो आप प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के खतरे से बचे रहेंगे, है सच्चाई इस बात में? बच्चा रोकने के लिए ऑपरेशन करते हैं, वास को बांध देते हैं और कहते हैं कि अगर फ्रीक्वेंट इजैकुलेट कोई करता है जिसकी हेल्दी सेक्सुअल लाइफ है, कुछ स्टडीज ऐसी भी वो कहते हैं प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। पीएसए टेस्ट की तो उसमें क्या हम देखें जिससे पता चलता है कि प्रोस्टेट बढ़ा तो नहीं है, और इसके अलावा कराने का प्रोसीजर क्या होता है, थोड़ा सा एक बार वो भी बताइए। पीएसए तो एक सिंपल ब्लड टेस्ट है। जैसे आप कोई भी ब्लड टेस्ट कराते हैं वो एक सिंपल ब्लड टेस्ट से हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले हम यही देखते हैं कि कोई उसको कोई रीसेंट इंटरवेंशन या रीसेंट कोई इजैकुलेशन ऐसा करने से भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, वो चीज़ तो नहीं है। टमाटर भी अच्छा होता है प्रोस्टेट? टमाटर का इसमें बहुत अच्छा रोल है। उसमें ये दीज आर लाइकोपिन रिच फूड्स। जो टमाटर है वो हम बहुत कॉमनली लेते हैं, खासकर कुक्ड टोमेटो, पका हुआ टोमेटो। कच्चा टोमेटो में उतना नहीं होता, पके के बाद लाइकोपिन ज़्यादा रिलीज होता है, उसका डेफिनेटली इसमें रोल है। इट इज़ अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट किसी भी प्रॉब्लम के लिए। ये इंडिया में आपको बता दें कि 50 साल की उम्र क्रॉस करते ही आज के समय में हर 2 में से 1 मर्द को आगे चलकर प्रोस्टेट बढ़ने की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिससे अक्सर हर मर्द 50-60 साल की उम्र के बाद जूझते हैं, लेकिन वो सिम्टम्स के बारे में ज़्यादातर बात नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उम्र बढ़ी है तो उसके साथ में इस तरह की प्रॉब्लम्स होना भी बहुत कॉमन है। लेकिन कई बार सिम्टम्स इतने ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, सीवियर हो जाते हैं कि बात सर्जरी तक आ जाती है और वो इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी सही तरीके से नहीं कर पाता है। तो ऐसे में प्रोस्टेट बढ़ने की जो समस्या है उसका हल क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसको हम कैसे प्रिकॉशन ले करके रोक सकते हैं, आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में हम यही सब डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर समीर खन्ना, जो कि डायरेक्टर हैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट सीके बिरला हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, यहाँ बुलाने के लिए और लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर। हम चाहेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की जो समस्या है उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस हम पहुंचा सके। सबसे पहले हम यही चाहते हैं डॉक्टर कि लोगों को आप एक बार आसान भाषा में ज़रूर बताएं कि प्रोस्टेट बढ़ने की दिक्कत क्या आने वाले समय में हर मर्द को होने की रिस्क है या नहीं? देखिए, प्रोस्टेट एक ऐसा ऑर्गन है जो सिर्फ मर्दों में पाया जाता है, लेडीज़ में नहीं होता है, और ये एज रिलेटेड इसकी एनलार्जमेंट होती है। जैसे आपने कहा कि 40 साल से ही बढ़ना शुरू होता है और हार्मोन डिपेंडेंट है ये ऑर्गन, तो 50 साल के बाद, 60 साल के बाद इसकी जो इंसिडेंस है वो और बढ़ता चला जाता है एज के साथ। एनलार्जमेंट होना और सिम्टम्स होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। हो सकता है कि प्रोस्टेट एनलार्ज हो पर वो सिम्टम ना करे, क्योंकि अगर हम समझें, प्रोस्टेट एक अखरोट की तरह साइज का एक ग्लैंड है जो हमारे मूत्राशय ब्लैडर के नीचे होता है, और जो हमारी यूरिन की पाइप है यूरेथ्रा, वो उसके थ्रू होके जाती है।
तो अगर ये अंदर की तरफ बढ़ता है तो उसको रुकावट कर सकता है, जैसे किसी भी ट्यूब को कंप्रेस करोगे तो उसमें रुकावट होगी, फ्लो में प्रॉब्लम आएगी। और अगर ये बाहर की तरफ बढ़ता है तो उतनी सिम्टम्स नहीं पैदा कर सकता। अच्छा। तो एनलार्ज होना और सिम्टोमेटिक होना दोनों अलग अलग चीजें। एनलार्जमेंट हो सकता है पर वो सिम्टोमेटिक होगा कि नहीं ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर डिपेंड सकता करता है। तो क्या ऐसा है कि प्रोस्टेट अगर इनलार्ज अंदर अंदर से हो रहा है तो सिम्टम्स देगा और बाहरी तौर से हो रहा है इनलार्ज तो सिम्टम्स नहीं देगा? है। ऐसा हो सकता है क्योंकि Okay. अगर ट्यूब कंप्रेस होगी तभी वो सिम्टोमेटिक होगा। और अगर कई बार हमारे पास मरीज आते हैं जिनका सिर्फ अल्ट्रासाउंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड ज्यादा होता है पर उनका फ्लो वगैरह ठीक होता है, ऐसा भी संभव है। पर उन केसेस में भी अगर एक पर्टिकुलर साइज से ज्यादा, जैसे हम मान के चलते हैं स्टडीज के हिसाब से 40 ग्राम से ज्यादा अगर प्रोस्टेट है तो अच्छा। आगे चल के उसमें प्रॉब्लम होने की उम्मीद ज्यादा होती है, तो हम उसको प्रोस्टेट ग्लैंड को श्रिंक करने की दवाइयां देते हैं। ओके। तो अगर जैसे सिम्टम्स की ही बात कर रहे हैं हम लोग तो इसी पर ही आते हैं। कुछ लक्षण आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे सो दैट ऑडियंस को एक आइडिया लग जाए कि हाँ, ये लक्षण हो सकता है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के हैं या नहीं है। जैसे अगर किसी भी मर्द को अचानक से बहुत ही ज़्यादा यूरिन पास करने की अर्ज हो रही है, पहले वो दिन में 7-8 बार यूरिन पास करने जाते थे, अब उनकी टेंडेंसी इतनी बढ़ गई है कि वो 14-15 बार जा रहे हैं, हर थोड़ी देर पर जा रहे हैं। तो क्या ये एक साइन है कि हाँ प्रोस्टेट बढ़ रहा है? जी हाँ, अगर हमारी उम्र उस कैटेगरी में आती है कि 50 साल से ऊपर है तो एक साइन ये हो सकता है। पर सिर्फ यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ना सिर्फ प्रोस्टेट की वजह से नहीं भी हो सकता, उसमें हमें और पैरामीटर्स देखने होते हैं। क्या उसने इंटेक फ्लूइड ज़्यादा इंटेक तो ले नहीं लिया। बढ़ा दिया है, या वो ऐसी चीज़ों का सेवन कर रहा है जैसे कॉफ़ी, अल्कोहल जिससे यूरिन ज़्यादा बनने की चीज़ें हैं, या ब्लड प्रेशर की कोई ऐसी मेडिसिन हैं जिसकी वजह से यूरिन ज़्यादा आता है। तो ये चीज़ें भी हमें रूल आउट करनी पड़ती है। पर डेफिनेटली प्रोस्टेट इज़ वन ऑफ द डिफरेंशियल। और दूसरी बात ये है कि अगर वो बाकी चीज़ें हैं भी और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी है तो वो एग्रीवेट हो जाती है और बढ़ जाएगी। बढ़ जाती है। यूरिन का जो फ्लो स्ट्रीम है अगर वो बहुत ज़्यादा पतली होने लगे, जैसे कहते हैं कि धार पतली हो गई अगर आपके यूरिन की, तो क्या ये एक इशारा है कि हाँ प्रोस्टेट बढ़ रहा है? डेफिनेटली धार कमजोर होना सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है प्रोस्टेट प्रॉब्लम का। ठीक है, अगर वो वही फिर से बात आती है उस एज कैटेगरी में आता है पेशेंट, तो पहला हमारा जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो प्रोस्टेट प्रॉब्लम की तरफ आता है कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो सकता है। हाँ, अगर वो यंगर एज ग्रुप है या कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें हमें लगता है कि अल्ट्रासाउंड में या हम यूरोफ्लो जो टेस्ट करते हैं उसमें प्रोस्टेट की तरफ संकेत नहीं कर रहा है, तो उसमें फिर हमें दूसरे कॉजेज रूल आउट करने पड़ते हैं, जैसे पाइप की सिकुड़न हो जाती है, स्ट्रक्चर हो जाता है यूरेथ्रा का, या हमारा ब्लैडर कमज़ोर हो जाता है, हाइपोटोनिसिटी हो जाती है ब्लैडर की, खासकर शुगर वाले मरीजों में। फिर हमें बाकी, या न्यूरोजेनिक ब्लैडर होता है जिसको स्पाइन की उसकी प्रॉब्लम है, उनकी नर्व्स की उस वजह से भी ये ब्लैडर में कमजोरी आ जाती है, तो उन वजह को भी हमें मद्देनजर दिमाग में रखना पड़ता है। पर पहला जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है खासकर 50 साल की उम्र से ज़्यादा में हमारा प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट ही होगा। और अगर यूरिन पास करते समय बहुत ज़्यादा दर्द हो या बर्निंग सेंसेशन, जैसे कहते हैं जलन हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो ये भी है एक साइन? देखिए, नॉर्मली जो प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट में दर्द नहीं होना चाहिए। दर्द अगर हो रहा है तो हमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का संकेत देता है। अच्छा। हमें उसमें यूरिन टेस्ट करा के इन्फेक्शन को रूल आउट करना चाहिए। और कभी कभी क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस, क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है प्रोस्टेट का, वो भी ऐसा सिम्टम्स पैदा कर सकता है। पर ज़्यादातर जो इन्फेक्शन है अगर वो ज़्यादा पेन करेगा, एज सच प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट में पेन कम होता है। या कई बार यूरिन रुक रहा हो तो उसकी वजह से रिटेंशन ऑफ यूरिन है तो पेट में ब्लैडर की पेन होता है, वो हो सकती है। हमने जैसे यूरिन का ये जो पार्ट है उसको डिस्कस किया, कई लोगों के साथ ये भी समस्या होती है कि यूरिन में उनके खून आने लगता है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो ये एक इशारा हो सकता है कि शायद प्रोस्टेट अब हद से ज़्यादा बढ़ गया है। जरूर, यूरिन में खून आना बिल्कुल एक अलार्मिंग साइन है। इसमें हमें किडनी से लेके ब्लैडर तक सारी चीज़ें रूल आउट करनी पड़ती हैं। प्रोस्टेट अगर बहुत बड़ा हो और जोर लगाना पड़ रहा हो मरीज को, तो प्रोस्टेट के ऊपर की जो वेसल्स हैं, उसकी जो नसें हैं, वो कई बार फूट जाती हैं और उससे ब्लीडिंग हो सकता है। पर हमें इसके लिए सिर्फ प्रोस्टेट को ब्लेम करने से पहले किडनीज में, ब्लैडर में बाकी चीज़ें अल्ट्रासाउंड या सीटी के जरिए रूल आउट करनी चाहिए कि कहीं और कोई ट्यूमर तो नहीं उभर रहा। और प्रोस्टेट में भी हमें जांच करके देखना पड़ेगा कि ये
कैंसर की संभावना है या बिनाइन एनलार्जमेंट है। डॉक्टर, एक और होता है, जैसे लोग बोलते हैं ऐसे आम बोलचाल की भाषा में कि अगर प्रोस्टेट बढ़ने लगता है तो ये आपकी सेक्सुअल लाइफ को भी अफेक्ट करता है। आप में जो चाहत होती है एक सेक्स करने की, या फिर अगर आप फ्रिक्वेंटली मास्टरबेट करते थे तो वो सारे जो आपके अर्ज है या इच्छा है वो मर जाती है, ऐसा होता है? देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि वो इसकी वजह से कम होता है, पर कहीं ना कहीं वो मैकेनिज्म सेम है जो हमारी प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट भी करता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी करता है। अच्छा, ओके। कई सारी स्टडीज है कि जैसे हार्ट को उससे लिंक किया गया है कि हमारी हार्ट की अगर ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो रही हैं तो हमारी पिनाइल वेसल्स में भी उसका असर हो रहा है, तो इरेक्शन पे असर होगा। ऐसे ही जो बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, दे आर लिंक्ड टू द थ्रू अ कॉमन मैकेनिज्म की वही चीजें जो उस पर असर कर रही हैं बॉडी में उसको भी क्षति पहुंचा सकती है। तो एक तो ये चीज है कि हमें दोनों चीजों का कॉमन लिंक हो सकता है, इसलिए आजकल कोई दवाइयां भी ऐसी निकाली गई हैं जो दोनों पे एक अच्छा असर करे। हम कॉम्बिनेशन देते हैं उस पे कई चीजों में। दूसरी चीज, अगर यूरिन की प्रॉब्लम की वजह से आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी ज्यादा खराब हो रही है तो आप देन ऑब्वियसली आप सेक्सुअल लाइफ के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। अगर उसको यूरिन के लिए भागना पड़ता है, बार बार यूरिन आ रहा है, वो उसी से ग्रस्त है कि मेरी यूरिन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो सेक्सुअल लाइफ की तरफ अफेक्शन होगा। तीसरा ये है कि कुछ इसकी दवाइयां हैं जिसकी वजह से इजैकुलेशन प्रॉब्लम आती है, इरेक्शन में नहीं आती, बट हम जो दवाइयां हैं उसमें ब्लैडर नेक जो प्रोस्टेट का एरिया है उसको रिलैक्स करते हैं, तो उसके चलते जो कुछ कारगर दवाइयां हैं उससे रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो जाती है कि जो वीर्य है वो बाहर नहीं निकलता, वो ब्लैडर में चला जाता है क्योंकि वो रास्ता रिलैक्स्ड है। अच्छा। तो वो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हम समझाते हैं मरीजों को कैसा हो सकता है, बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजैकुलेट बन रहा है, सिर्फ वो बाहर उतनी मात्रा में नहीं आता क्योंकि कुछ ब्लैडर में चला जाता है। तो ये बहुत अनकंफर्टेबल नहीं हो जाता है? कुछ पेशेंट्स को साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है, बट अदरवाइज जब हम समझाते हैं तो मोस्टली समझ आते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ उसकी क्वांटिटी कई बार उतनी नहीं आती जो उनको सडनली पहले महसूस होता था। इसके अराउंड में और भी बहुत सारे मिथ्स हैं, आप प्लीज बताइएगा। लेकिन एक चीज जैसे कहा जाने लगा है आजकल कि अगर आपकी एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ है तो आप प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के खतरे से बचे रहेंगे, है सच्चाई इस बात में? देखिए, इस बारे में बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिसमें ये भी पहले कहते थे कि अगर आपकी वेसेक्टमी हुई है तो चांस बढ़ जाता है प्रॉब्लम्स का। वेसेक्टमी मतलब जो बच्चा रोकने के लिए ऑपरेशन करते हैं, वास को बांध देते हैं, नसबंदी नसबंदी कहते हैं इसको, ठीक है। और कहते हैं कि अगर फ्रीक्वेंट इजैकुलेट कोई करता है जिसकी हेल्दी सेक्सुअल लाइफ है, कुछ स्टडीज ऐसी भी वो कहते हैं प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। कम हो जाता है ऐसे कुछ है, पर दीज आर एनेक्डोटल स्टडीज जिसके ऊपर हम ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते कि इसको हम प्रोपेगेट करें। पर ऑब्वियसली देखिए, हेल्दी बॉडी, हेल्दी सेक्सुअल लाइफ, जो हेल्दी बॉडी होगी उसमें वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स कम होने का चांस है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट है, दिस इज आफ्टर ऑल एज रिलेटेड एंड इट इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। धीरे धीरे बढ़ता है और ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। जैसे सारी चीजें आजकल है कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन बढ़ने से ये बढ़ता है, वेट बढ़ने से बढ़ता है, ओबेसिटी में, लाइफस्टाइल जिसकी ठीक नहीं है, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसमें बढ़ता है। तो दिस इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑल्सो। प्लस जेनेटिक्स है कि किसी की फैमिली हिस्ट्री में है तो उसमें बढ़ जाता है। तो बाकी चीजें अगर कंट्रीब्यूट कर रही हैं तो मैं इसको ऐसे मानूंगा कि अगर कोई हेल्दी सेक्सुअल लाइफ है, किसी की हेल्दी लाइफस्टाइल है, तो उसमें वैसे ही चांसेस कम होगी क्योंकि उसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने का चांस कम है। तो इसलिए उसमें इनडायरेक्टली उसका असर आता है, डायरेक्ट असर शायद ना हो। ठीक है। तो ऐसे में जिनकी हेल्दी सेक्सुअल लाइफ है या जो फ्रीक्वेंटली मास्टरबेट करते हैं ऑन अ डेली बेसिस या ऑल्टरनेट डेज पर ही, उनमें आपने जैसे कहा कि प्रोस्टेट कैंसर होने के भी चांसेस कम हो सकते हैं। ये कुछ स्टडीज ने बताया था, पर इसको कोई एज सच लार्जर स्केल पे रिलायबल प्रूफ नहीं है। आप जैसे डॉक्टर बार बार बोल रहे हैं बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, तो कई बार लोग जो सिम्टम्स है उसको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट और प्रोस्टेट कैंसर दोनों में मिक्स कर देते हैं या डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि दोनों के लक्षण कैसे अलग है और कहीं ये एनलार्जमेंट या कहीं ये कैंसर तो नहीं है। हम कैसे समझे, कोई भी मर्द अगर हमारे उस वीडियो को देख रहा है वो कैसे समझे कि हाँ मेरे में अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे तो शायद मेरा प्रोस्टेट बढ़ रहा है और नहीं तो प्रोस्टेट में कैंसर पनप रहा है? देखिए, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड में ही एनलार्जमेंट भी हो सकती है
और कैंसर भी डेवलप हो सकता है। तो इसमें सिम्टम्स भी कॉमन हो सकते हैं, क्योंकि अगर कैंसर वाले पेशेंट में भी प्रोस्टेट एनलार्ज हो रहा है तो वो सिम्टम्स वही पैदा करेगा जो यूरिन ब्लॉकेज की वजह से होते हैं। ठीक है। इसमें कैंसर में दो चीज़ें अलग होती हैं कि अगर हम इसको रेगुलर टेस्ट करें तो उसमें कुछ ब्लड टेस्ट हैं, जैसे एक PSA टेस्ट होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, वो प्रोस्टेट के सेल से सिक्रीट होता है। अगर वो एबनॉर्मली हाई हो जाता है तो हमें प्रोस्टेट कैंसर का डाउट होता है। PSA इज अ ऑर्गन स्पेसिफिक टेस्ट, मतलब प्रोस्टेट की बीमारियों में बढ़ सकता है। इट इज़ नॉट अ डिजीज स्पेसिफिक, ऐसा नहीं है कि बड़ा है तो हमेशा कैंसर ही है। वो इन्फेक्शन, किसी और प्रॉब्लम में, जैसे हमने इजैकुलेट किया है, किसी को कैथेटर डला है, किसी की पेशाब की बहुत ज़्यादा समस्या है, इन्फेक्शन हो रहा है, उसमें भी बढ़ जाता है। तो एक तो ये है कि हमें PSA करना है। फिर हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, मतलब डॉक्टर आपके रेक्टम में, लैट्रिन के रास्ते में लुब्रिकेटेड ग्लव्स के साथ उंगली डाल के चेकअप करता है कि वहाँ से हम, ये खुशकिस्मती है कि हम प्रोस्टेट को फील कर सकते हैं वहाँ से। अच्छा, तो जो प्रोस्टेट कैंसर है वो पेरिफेरल एरिया में ज़्यादा होता है, तो वो हमें पर रेक्टल फील हो जाता है। अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है, हार्डनेस है, कोई नोड्यूल है, तो हमें सस्पिशन होता है कि कैंसर हो सकता है। तो ये दो सबसे कारगर चीज़ें हैं जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और इसमें अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो ये चीज़ें कई बार हमें सिम्टम होने से पहले भी पकड़ में आ जाती है, इसीलिए कुछ रेगुलर स्क्रीनिंग का इसमें रोल है, जो कि अभी गवर्नमेंट लेवल पे हम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली इट इज अ लार्ज स्केल स्क्रीनिंग, पर अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग करते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई मरीज प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के साथ आता है, हम उसका डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी करते हैं और उसका PSA भी करवाते हैं, उसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और अगर सिम्टम्स के बिना भी कोई हेल्थ चेकअप में करवाना चाहता है PSA, तो वो करवा सकता है अबव द एज ऑफ 50। उसमें हमें इसको जल्दी पकड़ने में सहायता मिलती है, जिसपे सिम्टम्स अभी नहीं है। पर जिसको सिम्टम्स है उसको डिफरेंशिएट अगर करना है तो हमें PSA और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से ही करना है। अगर हमें इसमें PSA, हम कहते हैं कुछ लैब्स के हिसाब से 0 to 4 नैनोग्राम पर ml नॉर्मल तक मानते हैं। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा मान लीजिए 10 तक, तो थोड़ा बॉर्डर लाइन है, उससे ज़्यादा है तो सिग्निफिकेंट हो जाता है। अब इंडिया में डायबिटीज की वजह से क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस बहुत होता है, तो उसमें हमारा PSA कई लोगों में बिनाइन प्रॉब्लम्स में भी बढ़ा हुआ मिलता है हमें। पर उस केसेस में हमें MRI या कुछ और टेस्ट करके देखना पड़ता है कि प्रोस्टेट के अंदर कैसे सिग्नल्स हैं कि हमें कैंसर का शक है कि नहीं, और फाइनल कंफर्मेशन हमें बायोप्सी से मिलती है। आपने PSA टेस्ट का नाम लिया, तो ये क्या 50 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद हर मर्द को करा लेना चाहिए? देखिए, हम ये सजेस्ट करते हैं कि 50 साल के बाद इसको कम से कम सालाना एक बार हेल्थ चेकअप में करा लेना चाहिए। तो अगर रिपोर्ट्स आ गई PSA टेस्ट की, तो उसमें क्या हम देखें जिससे पता चलता है कि प्रोस्टेट बढ़ा तो नहीं है, और इसके अलावा कराने का प्रोसीजर क्या होता है, थोड़ा सा एक बार वो भी बताइए। PSA तो एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, जैसे आप कोई भी ब्लड टेस्ट कराते हैं वो एक सिंपल ब्लड टेस्ट से हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले हम यही देखते हैं कि कोई उसको कोई रिसेंट इंटरवेंशन या रिसेंट कोई इजैकुलेशन ऐसा करने से भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, वो चीज़ तो नहीं है। बट अदरवाइज कभी भी सिंपली एक ब्लड टेस्ट करा के वो PSA टेस्ट हो सकता है। तो अवॉइड करना चाहिए एक दिन के लिए, अगर जा रहे हैं अगले दिन PSA टेस्ट कराने, तो कह सकते हैं कि एक आध दिन के लिए अवॉइड कर लें। मतलब आपको फिजिकल एक्टिविटी यानी सेक्सुअल एक्टिविटी और मास्टरबेशन दोनों अवॉइड करने चाहिए अगर आप PSA टेस्ट के लिए जा रहे हैं। बेटर है अगर कर ले 1-2 दिन के लिए। कभी जब बॉर्डर लाइन आ जाता है उस केस में थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है, अदरवाइज जब स्ट्रेट फॉरवर्ड रिपोर्ट है तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी जब बॉर्डर लाइन आता है तो फिर हम उसको कंफर्म करते हैं 2 हफ्ते बाद एक और टेस्ट करके, फिर टेस्ट करके। तो इसलिए शायद प्रैक्टिकली उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थ्योरेटिकली मे बी यस। और जैसे मैंने कहा कि 4 तक हम नॉर्मल मानते हैं, पर फिर भी डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी नॉर्मल होना चाहिए। अगर दोनों चीज़ें नॉर्मल है तो फिर उसको हम बिनाइन एनलार्जमेंट की तरफ ट्रीट करते हैं। अगर हमारा रेक्टल एग्जामिनेशन हमें सस्पिशियस लग रहा है, इवन PSA नॉर्मल है, तो ऐसा भी पाया गया 10 से 20% में कि PSA नॉर्मल हो। वो कुछ अलग तरह के मरीज होते हैं जिनमें PSA नॉर्मल रहता है और आपको सस्पिशन होती है सिर्फ एग्जामिन करने को, इसलिए दोनों का कम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों साथ में कराना चाहिए। और अगर बॉर्डर लाइन आता है फिर हमें पेशेंट टू पेशेंट देखना पड़ता है। सपोज PSA एक्चुअली प्रोस्टेट से ही बनता है, किसी का प्रोस्टेट बहुत ज्यादा लार्ज है, सपोज 80 ग्राम 100 ग्राम्स, तो ऑब्वियसली वो PSA भी ज्यादा सिक्रीट करेगा। तो अगर वो उस रेंज में है कि हम एक्सप्लेन हो जाता है PSA अगर थोड़ा बड़ा है कि उसकी वजह से है, उसमें हम इसको कहते हैं PSA डेंसिटी पर ग्राम ऑफ प्रोस्टेट,
हम कैलकुलेट करते हैं। अगर वो लगता है कि नहीं ये तो हमारा इससे हो सकता है, तो भी हम थोड़ा सा मतलब सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक नहीं है। तो हम सीरियल पीएसएस करके देखते हैं कि ये बढ़ रहा है कि नहीं। अगर वो सीरियली बढ़ रहा है देन वी हैव टू इन्वेस्टिगेट फर्दर, फिर इन्वेस्टिगेट। हमें कुछ एमआरआई या कुछ करके देखना पड़ता है। अगर वो भी हम्म। सस्पिशियस है देन वी गो फॉर बायोप्सी। तो तो पीएसए का वेट, ये रोल है, हर एक लेवल पे पीएसए का, पीएसए का रोल है। तो वेट कैसे हम समझे कि इतना जो वेट है प्रोस्टेट का, ये दिस इज नॉर्मल, इससे ज्यादा अगर वेट बढ़ रहा है तो दिस इज नॉट नॉर्मल? देखिए अल्ट्रासाउंड वाइज तकरीबन 15 से 18 ग्राम का वेट होना चाहिए। ठीक अब है। अल्ट्रासाउंड में अलग अलग तरीके हैं, कोई उसको एलिप्सॉइड की तरह ट्रीट करता है, उसका वॉल्यूम देखते हैं। तो अगर 20 ग्राम से ऊपर है तो हम कहते हैं कि वो अल्ट्रासाउंड वाले लिखना शुरू कर देते हैं माइल्ड एनलार्जमेंट, ठीक है। जो कि वही मैंने बताया कि उसका सिम्टम से हो सकता है कोरिलेशन ना हो। तो इसलिए जो बिल्कुल माइल्ड एनलार्जमेंट है, अगर वो सिम्टोमेटिक नहीं है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। पर अगर 40 ग्राम से ऊपर है तो हम उसको सिग्निफिकेंट मानते हैं। फिर हमें उसको प्रोस्टेट साइज को कंट्रोल करने के लिए दवाइयां देनी पड़ती है। उसके लिए भी दवाइयाँ आती हैं? उसके लिए भी दवाइयां हैं। कुछ दवाइयां हैं, उसको 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स कहते हैं, कि वो हार्मोनल जो मैनिपुलेशन करती हैं हमारे प्रोस्टेट में। जो हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उससे डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनता है, ये फिर उसको ब्लॉक कर देता है। उससे जो हार्मोन साइज श्रिंक होने लग जाता है। इनको 2 से 3 महीने लगते हैं कारगर होने में। तो फिर ओवर द स्पैन ऑफ 6 मंथ्स और सो में इसका असर दिखने लग जाता है। दिखने लगता है। ऐसा भी होता है कि डॉक्टर कि कई बार लोग जो है दवाइयाँ लेते ही रहते हैं तो बहुत ही ज्यादा साइज छोटा हो जाता है? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं नहीं होता? ऐसा नहीं होता। और साइज में भी देखिए ये एक वेरिएबिलिटी है। अल्ट्रासाउंड इज अ ऑपरेटर डिपेंडेंट टेस्ट। तो हो सकता है किसी समय उनका 40 ग्राम आए, दूसरे टाइम 45 ग्राम आए, टाइम 38 ग्राम आए, तो पेशेंट सोचते हैं ये बढ़ गया है, कम हो गया। कम वो हो गया। हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि ये हमें उसको ग्रॉसली देखना है कि किस रेंज में है। तो हम कई बार पेशेंट्स ऐसे कहते हैं नहीं हमारा पहले तो 40 से 38 हो गया था, अब फिर से 42 हो गया है। तो हम उन्हें ये समझाते हैं इसको माइक्रो मैनिपुलेट मत करिए, हमें ये देखना है कि ग्रॉसली ठीक हो रहा है कि किसी का 60 ग्राम था तो 50 से कम हुआ कि नहीं, मतलब असर हो रहा है कि नहीं, या सिम्टम्स में असर हो रहा है कि नहीं। क्योंकि ये भी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये देखा गया कि जिनका प्रोस्टेट ग्लैंड 40 ग्राम से ऊपर होता है या पीएसए हाई नॉर्मल होता है, उनमें प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज के चांसेस ज्यादा है। अच्छा। तो अभी सिम्टम्स नहीं भी हैं पर कल जाके हो सकते हैं, या अभी कम सिम्टम्स हैं पर उनको आगे जाके इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो डिजीज प्रोग्रेशन के चांसेस ज्यादा है। तो जब उसका पता लग गया, हमें टेस्ट कराए हैं, तो उस प्रोग्रेशन को हम रोक सकते हैं। पर इसको विजा विज हमें ये देखना पड़ता है कि उसकी एज और लाइफस्टाइल कैसी है। क्योंकि हम हार्मोनल चेंजेस करें, जैसे आपने सेक्सुअल लाइफ की बात की थी, मैं दवाइयों पर आया था उस समय। तो इन दवाइयों से हमारा जो इच्छा शक्ति है, लिबिडो है, 20 से प्रतिशत लोगों में कम हो जाता है। तो अगर वो सेक्सुअली एक्टिव है तो उसे दोनों प्रॉज एंड कॉन्स बताने पड़ते हैं कि हमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम तो आपके है ज़्यादा, या तो हम बाद में दवाई शुरू करें या फिर उसको दे के देखते हैं। अगर उसको असर हो रहा है, साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो रहा है, तो हमें फिर रोकनी पड़ती है। तो ये जो दवाइयाँ हैं ये कब तक दी जाती है, मतलब कितने दिनों का कोर्स होता है और क्या चांसेस होते हैं कि कितने दिनों में सही हो जाएगा? देखिए 2 तरह की दवाइयाँ हैं हमारी, बल्कि 3 तरह की दवाइयाँ हैं। 2 तरह का ये है कि एक तो प्रोस्टेट के सिम्टम्स को रोकने के लिए, प्रोस्टेट ग्लैंड में हमारे अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे जो हार्ट पे, बॉडी में, मसल में अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं हर जगह के। तो वो उनको उस हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, तो उनको हम ब्लॉक करते हैं, अल्फा ब्लॉकर्स, कि वो फिर रिलैक्स हो जाए। तो रिलैक्स होने से हमारा जो प्रोस्टेट है वो रिलैक्स हो जाता है। जैसे भगवान ने हमें सिस्टम दिया है कि जब हमें यूरिन की इच्छा होती है तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और रास्ता रिलैक्स हो जाता है। तो उनमें यही प्रॉब्लम होती है, या तो रास्ते में रुकावट हो गई है या रास्ता रिलैक्स नहीं हो रहा है, हाइपर एक्टिव हो गया है, तो वो रास्ता रिलैक्स हो जाता है। एक तो वो सिम्टम्स कम करने के लिए। दूसरे जिसमें प्रोस्टेट साइज बड़ा है उसमें हम देते हैं प्रोस्टेट को श्रिंक करने के लिए। तीसरी कुछ हमें ऐड करनी पड़ती है, इनकी वजह से कई बार ब्लैडर हमारा इरिटेबल हो जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है, उसको बार बार यूरिन आना, अर्जेंसी होनी, यूरिन रोकने में दिक्कत होने लग जाती है। तो उसको ब्लैडर को भी रिलैक्स करने के लिए हम दवाइयाँ देते हैं, वो हर केस में नहीं देते। तो अगर हम मेनली प्रोस्टेट की 2 दवाइयाँ देखें, जो अल्फा ब्लॉकर्स हैं यूरिन को रिलैक्स करने के लिए, और दूसरी जो साइज कम करने के लिए, इनका जो ड्यूरेशन है ये रिवर्सिबल है, कि अगर जब तक हम दवाई देंगे तब तक असर रहेगा, उसके बाद असर 1-2 हफ्ते में। और जैसे दूसरी दवाइयाँ हैं जो प्रोस्टेट साइज को श्रिंक करती हैं,
वो 2-3 महीने में उनका असर खत्म होने लग जाएगा। अच्छा। तो अगर हम मान के चलें कि ये क्रॉनिक बीमारी है, तो हम शुगर और ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को तो नहीं कहते कि तुम्हारी दवाई कब तक चलेगी। कब तक चलेगी, तो राइट। जब तक इंडिकेटेड है, जब तक वो शुगर ठीक नहीं हो जाती, सपोज लाइफस्टाइल चेंज करने से उसकी शुगर कंट्रोल हो गई है, तो कम होती है, दवाइयाँ बंद होती है। या किसी की इसी वजह से ही हाइपरटेंशन की दवाइयाँ कम हो जाती हैं, बंद हो जाती है, तो उसी तरह इसी का हुआ है। अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं, हम कहते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस है, कुछ फ्लूइड मैनेजमेंट है, कुछ बाकी चीजें करने से, एक्टिविटी करने से अगर उसकी माइल्ड ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती तो शायद दवाई बंद हो जाए। पर जिसके मॉडरेट सिम्टम्स थे, ज्यादा सिम्टम्स थे, सीवियर सिम्टम्स थे, उसकी दवाइयाँ हम मान के चलते हैं लंबी चलती है। ठीक है। चेंज हो सकता है, डोज कम हो सकती है। सपोज हम 2 का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, जिसका प्रोस्टेट साइज कम हो जाए, हम उसकी दूसरी दवाई बंद कर सकते हैं। जिसके सिम्टम्स ठीक हो जाए, उसका हम कॉम्बिनेशन कुछ कम कर सकते हैं, पर बिना डॉक्टर की सलाह के बंद नहीं करना। ऐसा हम बड़ी बार देखते हैं, पेशेंट आते हैं हमारे पास, हमने दवाई शुरू की 1 महीना में ठीक हो गया, तो उसके बाद दोबारा टेस्ट भी नहीं कराया, उन्हीं में तो ठीक हो गया था। ये कोई नजला जुकाम नहीं है कि हमने ठीक हो गया और दवाई बंद कर दी। तो ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है, हमें ये समझना सबसे पहले। और जब हम डायग्नोज करते हैं कि आपको प्रॉब्लम है और सिम्टम सिग्निफिकेंट है, तो ये लंबी चलेगी। अब वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपकी कितनी देर दवाइयाँ चलेंगे। ओके। हमारे पास ना कुछ डाइट रिलेटेड चीजें भी हैं जो कहा जाता है कि शायद प्रोस्टेट में हेल्प करती हैं। प्रोस्टेट अगर एनलार्ज हो गया है तो सबसे पहले पंपकिन सीड्स, वो मर्दों को खाना चाहिए, सच है ये? देखिए, बेटर है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सारी हमारी डाइट्स, हमारी सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, सारी कुछ भी हर्बल ट्रीटमेंट कुछ भी जो लें, ये सपोर्टिव है। अगर किसी को दवाई की जरूरत है तो दवाई का सब्स्टिट्यूट नहीं है। लोग ये खाना शुरू कर देते हैं घर पे, तो हमें बताते हुए बड़ा ना कई बार घबराहट भी होती है वो कि ये लेने से ऐसा ना हो कि मेन प्रॉब्लम इग्नोर हो जाए। डॉक्टर की सलाह लें। अगर आपको दवाई की जरूरत है, दवाई लें, कि साथ में लें, उसमें सपोर्ट मिलेगा, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। पंपकिन सीड जैसे आपने कहा, उसमें जिंक होता है, इट इज एंटी इंफ्लेमेटरी। डेफिनेटली वो किसी भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में हेल्पफुल है। तो इसमें भी इसी तरह से हेल्प करता है। ओके। टमाटर भी अच्छा होता है प्रोस्टेट? टमाटर का इसमें बहुत अच्छा रोल है। उसमें ये दीज आर लाइकोपिन रिच फूड्स। जो टमाटर है वो हम बहुत कॉमनली लेते हैं, खासकर कुक्ड टोमेटो, पका हुआ टोमेटो। कच्चा टोमेटो में उतना नहीं होता, पके के बाद लाइकोपिन ज्यादा रिलीज होता है, उसका डेफिनेटली इसमें रोल है। इट इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, किसी भी प्रॉब्लम के लिए ये अच्छा है। और उसमें हमारे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो सेल्स में मिसमैनेजमेंट होता है ना, उसको ये रोकता है। ग्रीन टी भी बोला जाता है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में मदद ग्रीन करता है। टी भी, उसमें भी कैटेकिन्स होते हैं। ग्रीन टी लेना भी हेल्पफुल है। और वो वैसे भी हम आजकल कहते हैं कि किसी भी उसके लिए ग्रीन टी इज मच बेटर देन एनी अदर टी। तो हाँ, और कॉफी तो खासकर, ग्रीन टी 1 या 2 अगर आप कप लेते हैं तो ये चीज़ है। और बाकी जैसे ड्रिंक्स की बात करें तो एक्सेस ऑफ कॉफ़ी से हमारी प्रॉब्लम बढ़ती है, क्योंकि तो हम मतलब कॉफ़ी भी मॉडरेट अमाउंट में लेना चाहिए, ये समझाते हैं। रेड मीट का भी होता है कि रेड मीट भी मॉडरेशन में लेना चाहिए। बिल्कुल, एक्सेस ऑफ रेड मीट इज आल्सो बैड, एक्सेस ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स इज बैड। ठीक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो आजकल बहुत चलती हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत ही कम लेनी चाहिए। बिल्कुल मॉडरेशन में या कम में। कोई और ऐसे फूड आइटम्स है जो मदद करते हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के सिम्टम्स को कम करने के लिए? क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, जैसे ब्रोकोली खासकर, अच्छा, कॉलीफ्लावर है, जो इस तरह की वेजिटेबल्स हैं वो हेल्प करती हैं। नट्स हैं, ठीक है, वॉलनट्स हैं मॉडरेट अमाउंट, फ्लैक्स सीड्स हैं, अलसी के बीज, ऑलिव ऑयल माना गया है कि मतलब ये जनरल आइटम्स भी हैं, ये बाकी कई बीमारियों में भी हेल्प करती हैं। ऐसा नहीं कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक है, बट ये जनरल दवाई हैं, तो प्रोस्टेट की हेल्थ में भी इम्प्रूव करती हैं। और फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो है जो हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। देखिए, कॉन्स्टिपेशन से हमारी यूरिन की प्रॉब्लम बढ़ती है, प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम सिम्टम्स भी बढ़ते हैं। तो ऐसे हेल्दी फूड्स जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, हमें वो भी हेल्प करती है अल्टीमेटली कि हमारे यूरिन का जो फ्लो है वो ठीक रहे। डॉक्टर, आप ना हमें एक बार हमारे ऑडियंस के लिए सारे लक्षण भी बता सकते हैं क्या, कि ये 5 ऐसे क्लासिकल सिम्टम्स है जो बताते हैं कि हाँ प्रोस्टेट बढ़ रहा है, तो हमारी ऑडियंस अलर्ट हो जाए? बिल्कुल, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि हमारे पास इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर है, उसमें हम 7 क्वेश्चन लेके चलते हैं जो मरीज से पूछते हैं, और वही सारे लक्षण ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
एक तो हमने टच किया था पहले कि बार बार यूरिन आना। बार बार यूरिन इसलिए आता है कि कई बार हमारा ब्लैडर पूरा खाली नहीं हो पाता, तो इसलिए वो जल्दी भर जाता है, तो बार बार यूरिन आने की प्रॉब्लम होती है। दूसरा, फ्लो में शुरू से लेके अंत तक कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे हमें शुरू में रुकना पड़ता है काफी देर, या अंत में काफी देर लग जाती है रिलीव होते हुए, या बीच में फ्लो कम हो जाता है, उसको इंटरमिटेंसी कहते हैं, या पूरा का पूरा ही फ्लो खराब है। फिर हमें ऐसा फील होना कि हमारा ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हुआ, हमें लगता है, उसको हम कहते हैं ये सेंस है इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन या वॉइडिंग की सेंस हो रही है पेशेंट को। तो ये मेन सिम्टम्स है। प्लस दूसरी बात हमने की थी कि ब्लड आना, कई बार ब्लड भी आ जाता है, और फिर हमें देखना पड़ता है कि इससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना अफेक्ट हो रही है, हमारी फ्रीक्वेंसी कितना है। कई बार हमें इसकी वजह से ब्लैडर जैसे इरिटेबल हो जाता है, अंदर थोड़ा यूरिन रिटेन रहता है, या आपको जोर लगाने की वजह से ब्लैडर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ब्लैडर इरिटेबिलिटी हो जाती है, ओवर एक्टिविटी हो जाती है। तो 1/3 ऑफ द पेशेंट्स में ऐसी भी प्रॉब्लम होती है कि उसको बार बार यूरिन आ रहा है, उसको अर्ज हो रही है और यूरिन नहीं आ पा रहा। और एक्सट्रीम केस में फिर क्या होता है कि यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है, यूरिन रुक ही जाता है बिल्कुल। अच्छा, कितने दिनों तक के लिए रुक सकता है? नहीं, अगर तो एक्यूट है तो उसको पेन होगा कि यूरिन नहीं पास हो रहा है, तो 400-500 ml जैसे भी कैपेसिटी के हिसाब से उसको एक्यूट पेन होगा, तो वो पेनफुल रिटेंशन हो गया। कई ऐसे मरीज भी हैं जो आहिस्ता 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 करके रिटेन करते जाते हैं, वो क्रॉनिक रिटेंशन में चले जाते हैं। वो हमारे पास टांगों में स्वेलिंग, किडनी डैमेज के साथ पहुंचते हैं, क्योंकि जो ब्लैडर इतना भरा रहता है काफी दिनों तक, तो वो हाइपोटोनिक हो जाता है, उसमें सेंसेशन नहीं रहती कि वो पेन करे, तो वो उनको पता नहीं लगता। फिर वो उससे बैक प्रेशर किडनी तक चला जाता है, किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस, स्वेलिंग हो जाती है और किडनी डैमेज होने लगती है। यूरिन का बहाव ही नीचे नहीं जाएगा तो किडनी डैमेज हो जाएगी। अगर वो अर्ली स्टेज में आते हैं तो किडनी रिवर्स भी हो जाती है, पर कई लोग इरिवर्सिबल डैमेज के साथ भी आते हैं जिनका किडनी डैमेज हो जाता है, क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस एक्सट्रीम तक भी चले जाते हैं। आजकल ऐसे केसेस कम होते जा रहे हैं, बट स्टिल क्योंकि डायबिटीज में और उसमें ना हमने जैसे बात की कि नर्व डैमेज हो जाती है, तो हमारी ब्लैडर की सेंसेशन कम हो जाती है, तो उन लोगों को कई बार पता नहीं लगता है। ठीक है। और फिर इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन, प्रोस्टेट का इन्फेक्शन, या अंदर रेजिडुअल यूरिन ज्यादा है, यूरिन में ब्लैडर में यूरिन रुका हुआ है, तो वो इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, उसके सिम्टम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो लक्षण हैं ये दिखाई दे सकते हैं। तो इसमें ये आप ट्रीटमेंट किस हिसाब से देते हैं कि इतने लक्षण दिख रहे हैं तो हम दवाइयों से ही ठीक कर देंगे, लक्षण बहुत ज़्यादा सीवियर हो गए हैं तो सर्जरी की नौबत आ रही है? देखिए, जैसे हमने कहा कि हम सिम्टम्स देखते हैं, अगर बहुत माइल्ड सिम्टम्स है, किसी को एक आध बार रात को उठना पड़ता है, थोड़ा सा फ्लो कम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो और उसके टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें रेजिडुअल यूरिन देखते हैं और प्रोस्टेट साइज देखते हैं। एक टेस्ट होता है यूरोफ्लो, जिसमें फ्लो का पैटर्न हमें पता लगता है। तो ये चीज़ें को कलेक्ट करके अगर हमें लगता है किसी को सिर्फ रात को उठने की प्रॉब्लम है, दिन में ज़्यादा जाने की, तो उसका हम फ्लूइड मैनेज करते हैं कि शाम को यूरिन करके सोए, रात को डिनर जल्दी कर ले, अल्कोहल या कॉफ़ी रात को अवॉइड करे, सोने से 2-3 घंटे पहले फ्लूइड इंटेक कम रखे, दिन में भी फ्लूइड अपना मैनेज करें। कई लोगों को आदत होती है कि सुबह उठ के 1 लीटर पानी पीना है, हमें कई मरीज आके कहते हैं ये तो हम बचपन से कर रहे हैं। हाँ। पर बचपन से तो हम कहते हैं कि आप खेलते भी थे, अब तो नहीं करते ना इसी में। तो टाइम के साथ आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, आपको सिर्फ एडिक्वेट पानी लेना है, लिक्विड्स लेना है, जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। 1.5 to 2.5 लीटर्स हर एक के हिसाब से इसमें मैनेज हो जाता है, जिससे आपको 7 से 8 बार यूरिन जाना पड़े दिन में, वो नॉर्मल है। ठीक है ना। और आप पर एवरेज जब एक बार यूरिन करने जाते हैं तो आप अंदाजा 250 से 300 ml करते हैं, तो अंदाजा आपको 1.5 से 2 लीटर यूरिन आना चाहिए, इतना आपके लिए एडिक्वेट है। ठीक है। तो अगर किसी को माइल्ड सिम्टम्स हैं और खासकर फ्रीक्वेंसी वाले सिम्टम्स ज्यादा है, तो हम उसका ऐसे फ्लूइड मैनेजमेंट करते हैं। किसी की एक्टिविटी नहीं है, शुगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, वो मैनेज करते हैं। किसी के आजकल आपको पता है लाइफस्टाइल ऐसा है, रात का काम है, सुबह का, हाँ, तो उसका सारा शेड्यूल अपसेट हो जाता है, वो फिर वो मैनेज नहीं कर पाता। अगर इन चीजों से ठीक हो जाता है और फ्लो ठीक है, रीजनेबल है, तो उसको माइल्ड सिम्टम्स में इन चीजों से काम हो जाता है। अगर मॉडरेट सिम्टम्स है, फ्लो में रुकावट है, बाकी जैसे हेजिटेंसी है, बाद में करने में दिक्कत होती है, या ज्यादा बार उठना पड़ रहा है उसको हम फिर दवाइयां देते हैं।
अल्फा ब्लॉकर्स तो देते ही देते हैं, अगर साइज ज़्यादा है तो साथ में दूसरी भी को कंबाइन करते हैं, और अगर ब्लैडर ओवर एक्टिव है तो उसकी दवाई साथ में सपोर्टिव देते हैं। तो उनमें दवाइयों से फिर अगर उसको फॉलोअप करते हैं, दवाइयों से इंप्रूवमेंट हो रहा है तो दवाइयाँ चलती रहती हैं। अब आगे सीवियर सिम्टम्स, हमें लगता है कि फ्लो बहुत खराब है, सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है, अंदर रिटेन बहुत हो रहा है यूरिन, तो उसमें हमें अंदाजा लग जाता है इसमें कितना इंप्रूवमेंट होने की उम्मीद है दवाइयों के साथ, या बाकी चीजें ठीक करने के बाद भी सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हो रहे, तो एक तो वो केस है कि हम सर्जरी की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं। दूसरा, कुछ डेफिनेट इंडिकेशंस हैं, यूरिन रुक गया, खासकर रिकरेंट, किसी का एक बार अचानक रुक गया तो हम एक बार कई बार ट्रायल दे देते हैं कैथेटर निकाल के, पर अगर बार बार ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, अंदर रिटेन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला क्रॉनिक रिटेंशन वाला पेशेंट है जिसकी किडनी तक असर हो गया है, ब्लीडिंग होने लग गया प्रोस्टेट की वजह से, ब्लैडर में स्टोन हो गया क्योंकि अंदर यूरिन रिटेन हो रहा है, उसमें स्टोन बन गया, किडनी स्टोन नहीं ब्लैडर में स्टोन, अच्छा ब्लैडर में स्टोन, ओके, क्योंकि आप रिटेन कर रहे हो यूरिन ना, तो वहां पे जहाँ रिटेन रहेगा वहां पे इन्फेक्शन, बैक्टीरिया भी होगा, वो क्रिस्टलाइज भी होंगे, उसमें स्टोन भी बन जाता है, या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, ओके ना, तो ये इंडिकेशन बन जाती है सर्जरी की आपके पास, कि अब ये मेडिकल इंटरवेंशन बंद करके सर्जरी का तरफ से जाए, या पेशेंट कोई दवाइयों से साइड इफेक्ट हो रहे हैं। कैसे साइड इफेक्ट्स? जैसे मैंने कहा कि टॉलरेट नहीं कर रहे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है पोस्चरल हाइपोटेंशन। कई बार हम कहते हैं ये दवाइयाँ रात को लेते हैं, बट उससे कई बार चक्कर आ जाता है क्योंकि ब्लड प्रेशर कम होता है इन दवाइयों से, अच्छा। तो उससे कई बार चक्कर आ जाता है किसी को, रात को जब उठते हैं वो भी फिर हानिकारक है, कहीं पेशेंट गिर ना जाए। तो वैसे तो ये अर्ली स्टेज में ही पता लग जाता है, सपोज दवाई लेने से ना कुछ दिनों में अगर ये प्रॉब्लम हो रही, ठीक है, लॉन्ग टर्म में फिर ये ठीक हो जाती है, बट स्टिल किसी और तरह से टॉलरेट नहीं कर रहे हैं तो सर्जरी, तो फिर हम सोचते हैं कि इसकी फिर सर्जरी करें, या कोई लेना नहीं चाहता, जैसे हमारी बात हुई थी कि लंबे टाइम तक लेनी पड़ती है, वो कहता है कि नहीं इतनी देर तक हम नहीं, हमारी और दवाइयाँ बहुत हैं, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, ये सिम्टम्स मेरे ठीक नहीं हो रहे, या जैसे आप एक परमानेंट हल कर दीजिए, वो पेशेंट की चॉइस आ जाती है, बट इन कंडीशन में फिर हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। सर्जरी की कैसे जाती है कि अगर प्रोस्टेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो? सर्जरी जो इसकी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, ये सब एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट्स हैं सारी। तो जब स्टैंडर्ड को कहते हैं ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, मतलब यूरेथ्रा के थ्रू जाके हम जो बड़ा हुआ प्रोस्टेट है उसको रिसेक्ट कर देते हैं, उसको अंदर से दूरबीन से काट के निकाल के रास्ता चौड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस है कई सालों से। इसमें बस ये है कि जहाँ से हम उसको निकालते हैं वहां से ब्लीडिंग हो सकता है, और यूरिन की पाइप डालना पड़ता है, 2 से 5 दिन वेरी करता है कितना मतलब प्रोस्टेट था क्या उस पे, कितने देर की होती है सर्जरी? सर्जरी तो आमतौर पे 1 घंटा एवरेज टाइम है, आप सोचो 40 मिनट से लेके 1.5 घंटा तक एवरेज 1 घंटे की होती है, 1 दिन या 2 दिन हॉस्पिटल स्टे होता है। बाकी तो जो भी एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस है, अगर कुछ किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को वो हम केयर करके पहले इवैल्यूएट करके, कोई ब्लड थिनर चल रहे होते हैं, हमें ब्लड थिनर को मैनिपुलेट करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है या चेंज करना पड़ता है, मतलब वो इवैल्यूएशन करके किसी भी सर्जरी के लिए। सर्जिकल एज सच बहुत ज़्यादा वो नहीं है, इसमें छोटे मोटे रिस्क हैं, जैसे ब्लीडिंग का है, यूरिन की पाइप रखते हैं तो इन्फेक्शन का है, किसी भी उसमें हो सकता है, 2 से 4% में नलकी में सिकुड़न हो सकती है, इवन बाद में स्ट्रक्चर बनने का चांस हो सकता है। अगर पहले से ही उसको फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी है, जैसे ओवर एक्टिव ब्लैडर है, तो वो कई बार सर्जरी करने के बाद ठीक हो जाता है, कई बार पूरी तरह ठीक नहीं होता, तो उसकी मेडिसिन हमें बाद में कंटिन्यू करना पड़ता है। बहुत ओकेजनली स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है, जैसे कि ये पेशेंट को नली निकालने के बाद अगर प्रोस्टेट ग्लैंड काफी बड़ा था तो एकदम वहाँ पे खाली हो जाता है, स्पेस हो जाता है, या वो बाहर की तरफ ज्यादा प्रोट्रूड कर रहा था, जहाँ पे हमारा यूरिन का कंट्रोल का रास्ता है, स्फिंक्टर है, उस तरफ ज्यादा था, तो वो कई बार उसको हमें वो छिड़ जाता है, तो कुछ दिनों के लिए टेम्परेरी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है, जैसे यूरिन चलते फिरते थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स निकल गया, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज या दवाइयों से वो ठीक हो जाता है, तो वो ज्यादा दिन नहीं चलता आजकल। तो सर्जरी के बाद कुछ ऐसा भी होता है कि अगर प्रोस्टेट की सर्जरी हो गई तो ये चीजें रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, नहीं कर सकते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ दिनों के लिए रिस्ट्रिक्शन होती है, क्योंकि वहाँ जो एक रॉ एरिया है, घाव है, अंदरूनी घाव है, हम मरीजों को बताते हैं बाहर से नहीं दिखता, अगर किसी के टांके होते हैं तो वो खुद ही प्रिकॉशन लेता है, ये ना पेनफुल है
ना आपको दिखता है, तो इसलिए लोग कई बार ओवर एक्सर्ट कर देते हैं। तो हम एक्सर्शन अवॉइड करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने के लिए समझाते हैं कुछ दिनों के लिए, जब तक घाव भर नहीं जाता। तो 2 हफ्ते तक से 4 हफ्ते तक एक्सर्शनल एक्टिविटी अवॉइड करते हैं। यूरिन की पाइप डली होती है, उसके बाद जब वो निकल जाती है उसके बाद ये ध्यान करना पड़ता है। और कई बार ड्राइविंग भी हम कहते हैं कि आप अवॉइड करें, खासकर स्कूटर ड्राइविंग जिसमें किक मारना पड़ता था पहले, या आजकल आपको देखिए कार में भी इतना ट्रैफिक होता है तो पेल्विक मसल्स की बहुत ज्यादा यूज होता है। तो वो फिर, या कोई टूर पे चला जाता है तो वो हम नॉर्मली कहते हैं। बाकी पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग की कितनी रिक्वायरमेंट है आप मैनेज कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। दूसरी चीज जो हम बताते हैं कि अगर कोई सेक्सुअली एक्टिव है तो ऑब्वियसली जब रास्ता खुल जाता है तो उसको, जो हम बात कर रहे थे रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन की, अच्छा अंदर, तो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन जरूर होता है क्योंकि अब तो रास्ता, प्रोस्टेट निकल गया तो रास्ता खुल गया। तो जैसे ही पहले तो वो क्लोज डोर होता है, तो जब आप इजैकुलेट होता है तो ब्लैडर नेक बंद होती है, अब वो ब्लैडर नेक खुली हुई है तो वो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होने की संभावना ज्यादा है। इसी पे अगर हम आगे आए तो ये तो TURP है, ये एक कॉटरी से हो सकता है। आजकल एक और विधि है बाइपोलर TURP, उसकी जगह लेता जा रहा है, उसकी कॉम्प्लिकेशन थोड़ी कम है। अच्छा। बाइपोलर एक बस उसको काटने की विधि है, ठीक है। और दूसरा है लेजर सर्जरी। लेजर भी काटने की विधि है, ठीक है। वो टेक्निकली थोड़ा और डिफरेंट है थोड़ी सी, पर उसका पर्पस सेम है कि वो भी उसको रास्ते को खोलना है। तो वो जिस टेक्निक से लेजर काम करता है उसमें हम थोड़ा सा कार्डियक पेशेंट्स के लिए ज्यादा सेफ है। या थोड़े बड़े ग्लैंड्स के लिए अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज ज्यादा है तो उसमें ब्लीडिंग कम होती है उस टेक्निक से, लेजर से, तो इसलिए वो थोड़ा सा अपकमिंग वो है। पर वो टेक्निकली ज्यादा डिमांडिंग भी है, लेजर सर्जरी, लेजर थोड़ा सा कॉस्टली भी है। तो इसलिए स्टैंडर्ड ऑफ केयर अभी भी TURP है, बट लेजर इन फ्यू केसेस। और जैसे हम रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन या उसकी बात कर रहे थे, यंगर पेशेंट्स जो है उनके लिए आजकल मिनिमल इन्वेजिव थेरेपीज आ गई हैं। ये कई सालों से अलग अलग थेरेपीज ट्राई आती रहती हैं, कुछ सक्सेसफुल होती हैं, कुछ नहीं होती। पर आजकल जो चल रही है, एक है यूरोलिफ्ट है। उसमें आप सोचिए कि आप उसको ना प्रोस्टेट को साइड में, मतलब बिना उसको निकाले आप उसको रास्ता खोल देते हैं, उसको पिन कर देते हैं साइड में। एक रिज्म है, वो वाटर वेपर थेरेपी है, उसमें नीडल से आप उसमें वाटर वेपर से उसको बर्न करने की कोशिश करते हैं। एक आई टिंड है जिसमें आप उसको रास्ते को एक निटिनॉल डिवाइस से खोल देते हैं। तो ये कुछ है, अभी तक कारगर है, बट विल रिक्वायर फर्दर टेस्ट ऑफ टाइम ओवर ईयर्स। बट ये कि जो यंग पेशेंट्स हैं जो अभी प्रॉपर सर्जरी नहीं चाहते या इतना इंडिकेटेड नहीं है, या बहुत सिक पेशेंट्स हैं जिनमें आप एनेस्थीसिया अवॉइड करना चाहते हैं, उनमें ये भी ज्यादा रोल है इनका। क्योंकि ये उससे आप ये मानिए कि ये दीज आर समवेयर बिटवीन द मेडिकल मैनेजमेंट एंड द प्रॉपर सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो ये बीच में अब जिसका जो यूरिन की पाइप पे है और कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से इतना हाई रिस्क है कि आप सर्जरी नहीं कर सकते, उसमें आप ये कर सकते हैं, उसको कुछ तो पाइप तो निकल जाएगी, कुछ तो रिलीफ आएगा। या जो बहुत यंग है जिसमें रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन की प्रॉब्लम ज्यादा है, वो नहीं चाहता है, बट उनकी साइज ना भी बड़ा हो प्रोस्टेट का, पर वो जैसे हमने कहा कि वो प्रोस्टेट ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो जाता है, मतलब वो इतना स्टिफ हो जाता है कि हमारा वो रिलैक्स ही नहीं होता। तो उसमें ये रिलैक्सिंग टेक्निक्स जो है वो थोड़ा सा रास्ता खोल देती हैं। और जितने दिन काम करेगी, ठीक है, उसके बाद में भी एट अ लेटर स्टेज जब वो उस एज पे पहुंच जाता है, देन यू कैन सप्लीमेंट इट विद अ प्रॉपर सर्जरी। तो ये आजकल मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स भी हैं जो कि चल रही हैं। तो आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से जितनी जो नई एडवांसमेंट और टेक्निक्स आई हैं प्रोस्टेट सर्जरी के लिए वो बता दिया। तो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया होगा समझना कि अगर वो प्रोस्टेट की सर्जरी कराने जा रहे हैं तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो आई गेस इस सेशन में हमने हर एक एस्पेक्ट पर बहुत अच्छी खासी डिस्कशन की है डॉक्टर, कि सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, डाइटरी चेंजेस क्या क्या हमें रखने होते हैं, और जो ये प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का टॉपिक है इससे जुड़ी जितनी जानकारी है वो आई एम श्योर ऑडियंस तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंची होगी। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़े। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इसे शेयर जरूर करिएगा और आई एम श्योर कि आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइफ।